नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। आजकल हर्ष कुमार जी जो हैं वो भ्रमण में लगे हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन को उन्होंने पूरी तरह से अंगीकार कर लिया और कह रहे हैं कि साहब कि सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर ज़िंदगानी फिर ये जवानी कहाँ। रहे न रहे। और साहब ज़िंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो साहब वो जवानी में ये सैर कर रहे हैं और अभी असम जाके आए हैं और अब जा रहे हैं कलकत्ता। तो अब असम में जाके आए और जाते ही वहाँ पे इन्होंने वो पवन खेड़ा को प्लांट कर दिया। पवन खेड़ा ने उल्टी-पुल्टी बातें कर दी। अब वो पवन खेड़ा का बनाया जा पवन रहा है खेड़ा पेड़ा। जिस दिन मैं आया उसी दिन पवन खेड़ा पहुंचा सर वहां पे। और वहां के एक पत्रकार साथी थे हमारे, तो हाँ, उनका ये कहना है, मैंने कहा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हुआ, कहने लगे वो हमें एक दिन पहले पता लग गया था कि ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करेंगे और हुँ, इसके बाद यहाँ आके करेंगे। हुँ। तो वे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा जो है अपनी जिंदगी का पॉलिटिकल कैरियर का सबसे ऊंचा जो वो है मकाम वो एंजॉय कर रहे हैं। कि जैसे डॉन फिल्म में था ना कि साहब वो 13 मुल्कों की पुलिस जो है डॉन का इंतजार कर रही है, तो वो हाल है पवन खेड़ा का। और वो खास तौर से मेहमान नवाजी में है उनकी। लेकिन एक बात साबित हो गई सर कि अब क्या? जो है सिद्धरमैया पे भरोसा नहीं रहा कांग्रेस वालों को। इस बार हाँ, उन्होंने हाँ, हाँ। अब खाली रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी पे अब की बार भरोसा दिखाया कि भाई वहां तो डीके शिव कुमार है और वो झगड़ा है, पता लगा पवन खेड़ा को डीके शिव कुमार नहीं पकड़वा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए उन्हें जो है वो तेलंगाना भेज दिया इस बार। लेकिन पवन खेड़ा जो है अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे है और मेरा मानना है कि उन्हें जेल जाना चाहिए। तो उनकी जो तपस्या है वो पूरी होगी जो अधूरी रह गई थी। फिर वो ट्वीट करेंगे कि अब मैंने तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुप्रिया श्री ने तो बड़ी परेशान है कि कहीं पवन खेड़ा गिरफ्तार ना हो जाए सचमुच में ही, उसके नंबर ज्यादा गिरफ्तार हो बढ़ जाए तो जाए। उसको तो खुश होना चाहिए कि फिर तो वो अकेली उसकी सत्ता रह जाएगी, फिर गाली देने के लिए उसका अरे कोई सर, कॉम्पिटिशन नहीं रह जाएगा। राज्यसभा तो नहीं मिलेगी, फिर पवन खेड़ा को इनाम में राज्यसभा मिल जाएगी, ऐसे कैसे खुश हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे कि तपस्या में कमी तो पवन खेड़ा की राज्यसभा में रहेगी, तो उसने ट्वीट किया था। तो ये कहानी चल रही है सर कि पवन खेड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी टॉप हाई 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 लेवल जो अपनी पॉलिटिकल कैरियर का है उसमें है। नहीं, इससे लेकिन ऊपर कुछ हो नहीं पवन सकता। पवन खेड़ा को किसने कहा था कि तुम जो है फोर्जरी करो? अरे सर एक बात तो बताइए, फोर्जरी तो की मुझे गौरव गोगोई लगता है ने। पवन खेड़ा को पता भी नहीं होगा कि इसमें फोर्जरी हुई सारा का है ये सारा तो। घटनाक्रम जितना भी मैनेज किया है गौरव गोगोई ने किया। और आप देखिए कि वो उसके बराबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैठा है, उसे पता था कि अगर तू बोलेगा तो तुझे हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ेगा नहीं। गौरव हम्म, गोगोई ने मरवाया है इसे पवन खेड़ा को। एक तरफ भूपेश बघेल बैठा, एक तरफ गौरव गोगोई बैठा और बीच में पवन खेड़ा से, भाई हम्म, तुम सांसद हो और वहां के फादर तुम्हारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री बगल में बैठा है। कैडर के हिसाब से पवन खेड़ा की क्या औकात है इन दोनों के सामने, आप बताइए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पवन खेड़ा। मैं तो ये कहता हूँ कि गौरव गोगोई का साथ रचा हुआ षड्यंत्र है तो भाई का साथ। गौरव गोगोई तो पवन खेड़ा इतना बड़ा बेवकूफ क्यों है वो भाई? है पवन वो खेड़ा जो सर है राहुल इतना गांधी के बड़ा नजर में नंबर बनाने के बगैर चक्कर में मरा ना। बगैर चेक किए, या तो फिर राहुल गांधी ने कहा होगा। तो वो कह रहा है हाँ। ना वो कि वो हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहा है ना कि ये राहुल गांधी ने इसको दे के भेजा है, तो अब कंस्पिरेसी एंगल में राहुल गांधी को भी लपेटेगा। अच्छा, हेमंत बिस्वा लपेटेगा तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हम्म। हमारे जो सेंटर के लोग हैं ना, तो वो तो बड़े शर्मा-शर्मी लोग हैं। वो तो आज भी जो है वो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं। वो बदला लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। तो हेमंत इस बिस्व बारे में शर्मा के तो हेमंत हेमंत बिस्व बिस्वा शर्मा तो शर्मा किसी से सलाह थोड़ी करेगा इसमें। ज्यादा से नहीं, ज्यादा नहीं, वो अमित शाह इसीलिए को तो कह बता रहे हैं दिया ना कि होगा। ये मूर्ख जो है, ये वहाँ गया क्यों? दिल्ली में करता कम से कम। दिल्ली पुलिस तो आप जानते हैं कितनी नहीं, अकोमोडेटिव है। नहीं, दोनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर। सुबह के समय इन्होंने दिल्ली में करी और उसके बाद ही हवाई जहाज पकड़ के पहुंचे हैं वहां पे।
दो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में, दोनों जगह एक ही बात कही। इन्हें लग रहा तो होगा भाई कि तो गुवाहाटी में नहीं करनी थी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में की थी। दिल्ली पुलिस तो बहुत ही अकोमोडेट करती है, आप जानते हैं कि कितनी सौम्य है। अकोमोडेट कुछ नहीं कर लेफ्टिस्ट रही है सर। लेफ्टिस्ट दिल्ली वालों पुलिस के में कल हमारा क्राइम रिपोर्टर है, वो बता रहा था कि साहब दिल्ली पुलिस को ऑर्डर है कि दिल्ली में उस पर नजर रखनी है, और दिल्ली पुलिस साथ गई थी कल असम पुलिस के यहाँ पे। वो तो था ही नहीं यहाँ पे। दिल्ली पुलिस को तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि अगर दिखाई दे तो पकड़ लो। तो असल में सर इन्हें बढ़िया मौका मिला है। गौरव गोगोई या किसी और के ऊपर हाथ डालने में तो बड़ी दिक्कत होगी, पवन खेड़ा को पकड़ना मुश्किल नहीं है इनके लिए, उसे पकड़ लेंगे ये आराम से, वो ज्यादा बड़ा इशू भी नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद मतदान वगैरह हो जाएगा 9 तारीख को, कल मतदान हो जाएगा असम में। उसके बाद ये सब चीजें मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से हैंडल हो जाएंगी। वो कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे पकड़ेंगे उसे, फिर वो दिल्ली या तो कब तक छिपा रहेगा तेलंगाना में, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। कलकत्ता में भी जाना है, अभी बंगाल में भी चुनाव में जाना है, तो बाहर निकलेगा तो नहीं उसे नहीं नहीं, एयरपोर्ट क्यों पे क्यों जाने की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है? अब हैदराबाद में शिफ्ट कर लो परमानेंट, वहीं से होस्ट करो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस हैदराबाद से कॉन्फ्रेंस वहीं से करेंगे, करो ना, दिक्कत क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता की प्रेस है? कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में होगी फिर। नहीं तो आजकल क्या दिक्कत है साहब, कोई कहीं से कर सकता है। हम्म। आप कहीं जाते हैं तो वहीं से अपना शो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? हाँ वो तो खैर है, सही बात है आपकी, लेकिन इसमें कुल मिला के गौरव गोगोई, जो राहुल गांधी की ये चाल है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं इतने फर्जी इतने फेक, जो कुछ घंटे भी नहीं टिके, बिल्कुल साफ पकड़ में आ गया कहाँ कहाँ गड़बड़े हैं। इवन स्पेलिंग की इन पे ठीक नहीं हुई, शर्मा का शर्मा कर दिया, बहुत सारी गलतियां हैं उनमें। उसमें कंडेम का कंडोम लिख दिया था इन्होंने, आपको ध्यान होगा एक बार वो पाकिस्तान में जैसे हो गया था, शहबाज शरीफ ने कट पेस्ट किया था जैसे वो एक पुराना मैटर है ना इनका पाकिस्तान वालों का, उसमें इन्होंने अमेरिका से जो इन्हें टिप आई थी उसे कट पेस्ट करते हैं, जैसे आज वो ट्वीट कर दिया शहबाज शरीफ ने, वो पकड़ा गया। वो ड्राफ्ट आया हुआ एज इट इज ड्राफ्ट जो है वो उसे जब वो उंगली लगा के सेलेक्ट ऑल किया ना, तो वो ऊपर ड्राफ्ट वाली के ड्राफ्ट फॉर शहबाज शरीफ उसमें कलम से लिखा होता, तो वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट फॉर शहबाज शरीफ कॉपी हो गया, उसी को पेस्ट करके से ट्वीट कर दिया। तो ये शहबाज शरीफ और पवन खेड़ा में ज्यादा फर्क थोड़ा ही है। लेकिन गौरव गोगोई ने फंसाया है पवन खेड़ा को, और गौरव गोगोई जो है सुप्रिया श्रीनेत से मिल गए हैं, मैं तो सही पर सही बता रहा हूँ। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम कर दिया पवन खेड़ा का। तो पवन खेड़ा का जो है वो उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया कि इसका पवन खेड़ा का पेड़ा जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा करता मैं बनाऊंगा। लेकिन साहब एक बात है, मैं आसाम घूमा सर, कई दिन घूमा, 4-5 दिन घूमा मैं आसाम में। वहां पे आपको मैं रियली बताऊं, मैं कामरूप और ये जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं गुवाहाटी के, मैं सारे में घूमा हूं, हालांकि तो गुवाहाटी भी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। सर कांग्रेस का एक झंडा बिल्ला कोई पोस्टर होर्डिंग कहीं था नहीं सर, पूरे इलाके में कहीं भी, साफ बिल्कुल। आप मैं गांव में जलुकवाड़ी गया, में तो नहीं गए थे? मैं नहीं, मैं गांव में भी गया था ना, खैर वो तो उधर मुस्लिम इलाकों में वहां पे मिल जाता, डुबरी उबरी साइड में कहीं। लेकिन सर नहीं तो जहां मैं गया, आप कहाँ गए, गुवाहाटी खाली? नहीं गुवाहाटी और उधर ये कामरूप में जो शिलोंग की तरफ जाते हैं, शिलोंग रोड की तरफ, इस इलाके में गया, तो उस हाँ तरफ तो रहा वो मैं। मेनली गुवाहाटी के आसपास का इलाका है वो तो, हाँ जी, हाँ जी जी। क्योंकि वह मेघालय तो वहां से 15-20 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है। हाँ 15-20 किलोमीटर पे तो नहीं शुरू होता खैर, लेकिन 60-70 किलोमीटर पे तो उसकी एक पहाड़ी सीमा आई जाती है इसकी। नहीं और नहीं नहीं, वो मेघालय शिलोंग वाली तो वहां रोड से तो उधर राइट को 165 चली जाती किलोमीटर है ही ना। है। शिलोंग तो 165 किलोमीटर है कुल वहां से। जैसे ही वो पहाड़ियां खत्म होती है ना, तो राइट को एक रोड जाती है, वो राइट को रोड हाँ जो है वो सीधे मेघालय एंटर कर जाती है। जी आप जी सीधे जी, चले वो गए होगे। बिल्कुल उसमें क्या है कि वो हमने देखा है कि वो एक पुल था बीच में छोटा सा लकड़ी का, उसे पार करो तो मेघालय और इधर असम, इस तरह का था वहां पे काफी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि कांग्रेस का मतलब ना कोई कैडर नजर आया, हेमंत बिस्वा शर्मा का तो रोड शो भी निकल रहा था वहां से, और मतलब कोई नाम लेवा था नहीं वहां पे। इनका स्थिति ये थी, इसने इवन पत्रकार लोग वहां के बता रहे थे कि
होर्डिंग होर्डिंग की भी जगह जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहीं दी नहीं है, सब बुक करा रखा था पहले से सारा स्पेस जो भाई भी था। इनको आंदोलन करना चाहिए, जैसे बीजेपी ने हालत खराब कर रखी है टीएमसी की। जी और इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो जाके हर चीज की शिकायत उन्होंने लगातार, आज से नहीं, लगभग 6 महीने पहले से कार्यक्रम चालू कर रखा है। और उसको ले लेके जो भी ये टीएमसी भी कहाँ लगने देती थी, आज की डेट में टीएमसी से ज्यादा लगी हुई है वहां पे होर्डिंग्स और बैनर्स और और इस झंडे। बार बताते हैं कि बांग्ला भाषा में ज्यादातर लगवाए इन्होंने, पिछली बार बताते हैं कि कुछ हिंदी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। अब की बार प्लानिंग है केवल बांग्ला भाषा में ही वहां सारे के जो, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनसे भी ये कहा गया है कि बांग्ला भाषा में ही आपको कैंपेन अपना जारी रखना, जिससे वो ममता बनर्जी इशू बना देती है जो इस तरह की चीजों का, ये चल रहा है। तो साहब तो ये तो बड़ा गलत है। असम में आपने एक तरफा करा दिया मामला, ये तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। लग तो मुझे तो ऐसा ही लगा सर, क्योंकि क्या होता है कि आप पब्लिक ओपिनियन से ओपिनियन लेते हैं। हमने वहां पे एक बड़ा फेमस मार्केट है वहाँ का, फैंसी बाजार, वहां पे हम घूमे। वहां पे वो एंटीक वो आइटम वहां के बैम्बू के बने हुए मिलते हैं उसके, आसाम के काफी, तो मैं लेके आया वहां से। तो वहां पे भी लोगों से हम पूछते रहते थे ऐसे ही कि भाई क्या है, तो वो तो सब हेमंत बिस्वा शर्मा के फैन है वहाँ। और बड़ी हाँ हिंदी भाषी कम्युनिटी काफी है। आपके राजस्थान के मिले हमें, आपके सीकर जिले के एक थे वो मिले हमें वहां पे। तो उन्होंने कहा कि 90+ के आसपास तो सीटें बीजेपी की आराम से आ जाएंगी। हालांकि ये जो इन्होंने स्कैंडल किया ना बाद में, ये इनकी जो पत्नी वाला, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का वाला, ये हाँ। इसका निगेटिव कांग्रेस को नुकसान ही हो गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लोग इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते, आप इस तरह की बातें करो जो पर्ची क्यों नहीं होगी पसंद करते? हमारे बिल्कुल लेवल पे। हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई के खिलाफ कब से तो चला सर रखा है उसकी नहीं, तो सर पत्नी के उसके खिलाफ, पाकिस्तानी होने का। तो सर वो तो बात सही है, वो तो सब जानते हैं, ये बात तो सही नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वाइफ हैं सर, कम से कम 4 बड़े मीडिया हाउस हैं उनके वहां पे, अखबार भी है इनका, 2-3 चैनल है, एक रंग करके है इनका चैनल अपना वहां पे, नॉर्थ ईस्ट में इनका बड़ा अच्छा खासा मीडिया नेटवर्क है वहां पे, बहुत बढ़िया। मैं चैनलों के नाम बोल रहा हूँ, 3-4 चैनल है इनके, न्यूज 8 करके कोई एक चैनल है, उसे इन्होंने एक्वायर किया है, एक मीडिया कंपनी बना रखी है बहुत इनकी वाइफ ने बड़ी। तो और गौरव गोगोई वाली बात में तो सब लोग, गौरव गोगोई ने आज तक इस बात का तो जवाब दिया ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता रहा, लेकिन जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी जो अपनी जांच करवाई अपनी इंटेलिजेंस से, और वो रिपोर्ट अभी जो पेश करी थी उसकी वाइफ की, और जो इवन उनके पासपोर्ट हैं बच्चों के, कि आपने इंडियन से इंग्लैंड के बनवा लिए बच्चों के, उसका तो आज तक जवाब नहीं दिया गौरव गोगोई ने, ना उनका कोई खंडन करा। बात तो ये है ना सर, तो वो तो डिफेमेशन का केस कर दो आप, अगर आपके खिलाफ गलत बोल रहा है। वो बिल्कुल पुख्ता प्रमाणों के साथ आया है ना हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो बिल्कुल फेक है। आप इसमें तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस बन रहा है कि आप किसी की इस तरह से फेक आईडी बना के और उस तरह चुनाव के समय में बदनाम कर रहे हो। इसमें तो मैंने सुना है कि अच्छी खासी सजा का प्रावधान है, अगर चुनाव के समय ऐसे कोई झूठे एविडेंस वो आप दिखाते हो किसी की इमेज खराब करने अरे के लिए। सीधे सीधे फोर्जरी का केस बन गया ना। हाँ तो फोर्जरी के केस में तो लंबी सजा है, 10 साल की सजा है साहब। हाँ, पवन खेड़ा को आप 10 साल की सजा करवाओगे सर। गौरव गोगोई मुझे लग रहा है इसीलिए जो है पवन खेड़ा को आगे किया उसने कि भाई मुझे ना 10 साल कहीं अंदर जाना पड़ जाए, ये गरीब मरवा दिया। तो असम के पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि एक तरफा मामला है। जी जी, वो कह रहे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं बिल्कुल भी। हालांकि ये घटनाक्रम मेरे आने के बाद हुआ, जो पवन खेड़ा वाला हुआ। मैं जिस दिन वहां से चला उसी दिन पवन खेड़ा वहां पहुंचा। पवन खेड़ा दोबारा गया, जब मैं गया था तो पवन खेड़ा वहां पे 1-2 दिन घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके आ चुका था। फिर ये दोबारा गए, लास्ट दिन इन्होंने प्लान किया कि प्रचार खत्म होना था ना 7 तारीख को, तो उन्होंने प्लान किया कि हम 5 को करते हैं जाके, जिससे कि प्रचार खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले इसे लेके कुछ माहौल बनाया जा सके। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करके इन्हें लाभ क्या मिल, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की वाइफ के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, इसका भी मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ है। असली में जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं
ग्राउंड लेवल पर चीजें बड़ी सॉर्टेड हैं और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में चीजों को वहां चेंज किया है सर। एयरपोर्ट ऐसा था, मैंने अभी इंडिया में एयरपोर्ट को ऐसा देखा नहीं जैसा वहां का है जो बना है अभी नया। वहां पर टर्मिनल 2 जो हाँ बना अभी है, नया बना है, मैं तो पुराना एयरपोर्ट देखा हुआ हूँ, वो तो बड़ा ही कंजेस्टेड सा वो तो था। खैर है सर, लेकिन जो टर्मिनल 2 बनाया है सर उन्होंने, रनवे तो दोनों का लगभग एक ही है, लेकिन जो टर्मिनल 2 बनाया सर पूरा बैम्बू से बनाया है। और उसका क्या मतलब, लोग जब उतरते हैं फ्लाइट से देखते उसे अचंभित हो जाते हैं कि इतना शानदार एयरपोर्ट है। इंडिया में इससे खूबसूरत और नेचुरल उस चीजों से बना एयरपोर्ट मैंने नहीं देखा। बिल्कुल टोटल बैम्बू से उसको डिजाइन किया गया, A to Z चीजें सारी, लोहे का फ्रेम और उसके ऊपर तरह तरह के बैम्बू और कलर लगा के उनके ऊपर, बहुत बढ़िया बनाया। तो चीजें दिख रही है सर होती हुई वहां पे। अतिक्रमण हटाया गया, सड़कें चौड़ी हो रखी हैं, वरना गुवाहाटी तो बड़ा कंजस्टेड शहर है पुराने वाला। ड्राइवर मना कर देता टैक्सी वाला, उसे कहते थे भाई उधर से चलेंगे उधर से निकलेंगे, कि साहब वहां तो जाम में फंस जाएंगे, 2 घंटे जाम में फंस रहेंगे, सिटी में जाने से मना करता था ड्राइवर। इतना कंजस्टेड है गुवाहाटी पुराना। लेकिन डेवलपमेंट वहाँ ग्रामीण इलाकों में बहुत बढ़िया हो रखा है। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है, खड़ंजे लगे हुए। हम गांव, मैं तो अक्सर गांव के इलाकों में ज्यादा घूमता हूँ। वहां पे वो सबसे बड़ा वो देखा मैंने, वो जो सुअर पे जो रिसर्च होती है, वो बड़ा वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र वहां पे गुवाहाटी से 20 किलोमीटर बाहर ही है वो। और बड़े हाई लेवल पे काम हो रखा है सर सब जगह, बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहां के लोगों का, बढ़िया। और वहां का मीडिया भी मैंने देखा, 2-3 अखबार वहां पे आते थे। एक तो वो आता है आसाम ट्रिब्यून करके एक अखबार आता है, जो मैंने सिर्फ वहीं सुना जाके। और इसके अलावा द सेंटिनल एक अखबार आता है वहां पे, वो हिंदी सेंटिनल। इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी में भी आता है वो, इंग्लिश में भी आता है। बढ़िया रिपोर्टिंग, चुनाव की कवरेज उसमें बड़ी अच्छी आ रही थी। और ऐसा नहीं था कि जैसे कहते हैं लोग कि साहब सारा मीडिया खरीद लिया, वो बहुत अच्छी कवरेज, दोनों की बैलेंस कवरेज वो सब अखबार वाले दे रहे थे। लेकिन चीजें पक्ष में नजर आ रही थी हेमंत बिस्वा शर्मा के, और लोकप्रियता बहुत लोगों में। लेकिन वहां जुबिन गर्ग का मुद्दा साफ बड़ा था। वहां तो हर बस पे जुबिन गर्ग का पोस्टर लगा हुआ है, हर टैक्सी वाले की टैक्सी में जुबिन गर्ग का पोस्टर मिलेगा, सड़कों के किनारे पोस्टर बिक रहे हैं। मतलब जुबिन गर्ग का इशू इतना बड़ा हो गया कि बस पूछिए मत। अभी जैसे कांग्रेस वालों ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 100 दिन के अंदर न्याय दिलवा देंगे, उन्हें सजा करवा देंगे, तो सर बकवास चीजें हैं, क्योंकि मामला अंडर कोर्ट है, ट्रायल उसमें चल रहा है, तो वो संभव भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा इशू है ये जुबिन गर्ग का। तो ये तो आपके असम की पूरी तैयारी हो गई। और यहाँ तृणमूल वाले बेचारे इलेक्शन कमीशन से ही लड़ रहे हैं। इनको हाँ, इलेक्शन अरे कमीशन से लड़ने से फुर्सत नहीं पड़ी। SIR हो गया, 90 लाख लोग बाहर हो गए। और जी, बस ममता ये दीदी आप जो ये है वो समझिए कि जो पिछली बार की वोटर थे पिछली बार के, 11% वोटर कम हो गए सर। ज्यादा 12.62। नहीं, 11.62 है सर, हम्म। मैंने फिगर देखी है फाइनल जी। पहले 7 करोड़ 66 लाख थे, और अब 6 करोड़ 77 लाख रह गए, 89 लाख समथिंग नहीं, वो करके और कट वो गए। जो 6 करोड़ 77 लाख से और कम हो गए हैं, क्योंकि वो 6 करोड़ 77 लाख फिगर तब था, उस समय 3 लाख और भी निर्णित होने बाकी थे, तो 3 लाख और लेकिन निर्णित हो गए। मैंने तो आज ही ये फिगर उसमें से देखी डेढ़ सर, दो जो लाख और रात चले गए हैं। रात लिस्ट आई है ना उसमें, तो उसमें लिस्ट जो आई है 27,16,0393 लोगों के जो है नाम कटे हैं, उसमें से जो 60 लाख वाले जो बचे हुए थे, उनमें से 45% जो लास्ट आप फिगर ये है। आप ये बताएं कि ये ममता दीदी जो है 12% कटने पर इतना चिल्ला रही है। अब आप जरा उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे। अरे सर, बस और वेस्ट बंगाल से ज्यादा तो गुजरात में कटे हैं, थर्टीन गुजरात में परसेंट 15% 14% कटे, के आसपास जी। 13% से ज्यादा तमिलनाडु में कटे। जी, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। कुछ भी नहीं है सर, और सब लोग उन्हीं के अधिकारियों ने काम करा लिया। आप ये समझो ना कि अधिकारियों का और आपकी जो मिली भगत है वो किस तरीके से उजागर हो रही है ममता बनर्जी की, कि अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है।
और वहां पे आंदोलन करा रहे हैं बसतुद्दीन ओवैसी के, और वो पता नहीं कहाँ के लोग ढूंढ ढूंढ के पुराने निकल के आ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। और इसमें तो सर एक बात और भी माननी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बड़ा जबरदस्त इस मामले को हैंडल किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो काम आप जितना आप अड़चन अड़ा लो, काम तो होके रहेगा, मैं करवा के मानूंगा। उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया। भाई ये लास्ट में गए कि साहब टाइम नहीं बचा है। हाँ, अभी लेटेस्ट कपिल जो है वो सिब्बल। जो देखिए क्या है कि मैं चूंकि बंगाली समझ लेता हूँ, जी तो जी। मैं बांग्ला चैनल देखता रहता हूँ आजकल। अच्छा। तो बांग्ला चैनल पे चर्चा ये चल रही है कि दीदी अब प्रेसिडेंट्स रूल चाहती है कि अच्छा। प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए। सुनिए, हम्म, प्रेसिडेंट्स हम्म। रूल लग जाए, चुनाव टल जाए 2-3 महीने, हाँ, तो ये फिर बात तो 2-3 मैंने तो महीने वीडियो बनाया में इस पे। 2-3 महीने पे फिर वो जो है वो अपनी स्थिति वापस रिकवर करे। इस समय उसको हम्म। लग रहा है कि स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, हाँ। और ऐसी-ऐसी बातें करने कि अगर हार गए तो আমি মৃত্যুবরণ করে लेबो, मृत्युबरण करे लेबो, मृत्यु का वरण कर लूँगी मैं। ऐसी-ऐसी बातें बोल रही है। अरे सर, उन्होंने तो एविडेंस नहीं दिए क्या? जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उन्होंने कोर्ट में जो एविडेंस दिया, उसमें उन्होंने एक क्लिप सुनवाई है ममता बनर्जी की, जिसमें कह रही है कि ये सीएपीएफ सीआरपीएफ वाले जो लोग आ रहे हैं, ये आपको मारने के लिए आ रहे हैं, ये आपको रौंदने के लिए आ रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि साहब बताइए, मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगी तो जनता तो भड़केगी। उन्होंने तो एविडेंस पेश किया, और इन्होंने सर इसमें एक अपना प्रॉक्सी वो भी भेजा कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल इस बार इनका वकील नहीं था, क्योंकि अब तो इनके पास मेनका गुरुस्वामी और ये सब लोग आ गए, वो इनके वकील बन गए। तो इन्होंने कपिल सिब्बल को जनता जो वोटर के अधिकार हैं, उसके नाते वोटर के अधिकार याद दिलाने के लिए कपिल सिब्बल उसमें अपीयर हुए। तो उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, वो योर लॉर्डशिप, ये तो 6 तारीख लास्ट डेट थी फ्रीज होने की, और फ्रीज होनी चाहिए थी, और अभी तो ट्रिब्यूनल शुरू भी नहीं हुए हैं, तो ये काम निपटेगा कैसे? तो जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि ऐसा है, ये सूची तो रिलीज हो चुकी, अब तो हम पूरक सूची लेके आ रहे हैं, वो तो वोट होने से 5 दिन पहले तक भी आ सकती है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों हमें ये कानून सिखा रहे हो? इन्होंने पूरी कोशिशें की हैं कि इसे डिले कराएं। वो आप सही कह रहे हो, मैंने तो इस पे वीडियो भी बनाया था कि इनकी इच्छा थी कि चुनाव को पीछे हटवाया जाए किसी भी तरह, लेकिन चुनाव आयोग और वो कोर्ट को भी ये तय हो गया है कि भाई अगर इस चुनाव को हटवा दिया तो फिर तो मैसेज ये चला जाएगा कि ममता बनर्जी अपने इरादे में कामयाब रही, वो डिले करवाना चाहती थी, हर चीज में उसने ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो उसकी वजह से प्रक्रिया बाधित हो गई। लेकिन ये मैसेज जो है, मैं कह रहा हूँ ना, जस्टिस सूर्यकांत ने जाने नहीं दिया सर। देखिए, ये तक कहा कि ये जो अधिकारी अपॉइंट हुए, कल को ये स्यापा ना फैले कि इनकी पेमेंट नहीं मिली, इनका वो इनके अकाउंट में पैसे टाइम से पहुंच जाने चाहिए सबके। तो बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया सर, बहुत मतलब ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये मामला, ये चुनाव कराना है, हर हालत में टाइम से कराना है। हाँ, देखिए जो वहाँ चुनाव होते थे ना उनकी जो आज इन्होंने दिया है, आज जो ट्वीट आपने देखा होगा ना, हम्म। जो हमारी पहले बात हो रही थी कि भई ये ट्वीट उचित है कि नहीं है। ट्वीट में कोई हाँ, नई चीज़ नहीं कही इन्होंने, ये इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। बस उसमें टीएमसी का नाम लिखा है और कुछ नहीं है। टीएमसी का नाम लिखा है, तो टीएमसी के कारण ही जो इनमें नई चीज़ क्या है देखिए, इन्होंने साफ कहा हुआ है सारे आपके सीईओ को, डीईओज़ को और जितने भी आरओज़ हैं, आपके जो पुलिस है, हाँ, उनको यही तो सबको आदेश होते हैं। इंस्ट्रक्शन हम्म। इंस्ट्रक्शन ये नहीं, इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है। ये जो है वो एक-एक चीज़ छोटी-छोटी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसी चक्कर में तो ये आपके सस्पेंड हुए 4। ये जो भवानीपुर के चक्कर में जो 4 सस्पेंड हुए थे, उसके बाद आप देखो वहाँ पे फिरहाद हकीम गए कोलकाता पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन करने। कल ममता बनर्जी गईं भवानीपुर से नॉमिनेशन करने। कुछ भी नहीं हुआ, उनको जो है 200 मीटर पहले रोक दिया गया दोनों को, हम्म। और 200 मीटर रोक के फिर वहाँ से गाड़ियों से अकेले खाली 5 लोगों के साथ में वो आए ऑफ़िस तक, फिरहाद हकीम भी और ममता बनर्जी भी।
और वो केवल असल में 5 सर लोगों की एंट्री आरओ ऑफिस में। ये हाँ, आप सोच ही नहीं सकते, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पूरी रैली जो थी वो सीधे ऑफिस तक पहुंचती थी, और वो जो ऑफिस हाँ, था, जो नॉमिनेशन जहाँ पे होते थे, उसमें सैकड़ों की भीड़ रहती थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो उस दिन असल में क्या हुआ था, उस दिन अमित शाह का रोड शो था ना, वो जिस दिन शुभेंदु अधिकारी का नामांकन भरवाने के लिए गए थे ना अमित शाह, तो उस दिन वो जब भवानी उधर से कालीघाट साइड से गुजर रहे थे, ममता बनर्जी के आवास के साइड से, तो वहां सैकड़ों की संख्या में टीएमसी वाले इकट्ठे हो गए। तो उसमें साफ साफ उसने चुनाव अधिकारियों ने ये कहा कि साहब यहाँ तो रोड शो की परमिशन थी, एक टीएमसी वालों को इस तरह से वहां हल्ला करने की परमिशन नहीं थी। सीएपीएफ के जवानों ने बीच में एक वो मानव श्रृंखला बनाई कि कहीं ये टीएमसी वाले और बीजेपी वाले आपस में ना भिड़ जाएं। तो उसी पे तो वहां का वो सर्कल अफसर और वहां का वो एसपी, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए चारों के चारों। मेरी वहीं पे देखिए, मैं तो वहाँ रहा हुआ हूँ, तो वो जो है वो आपका अलीपुर एरिया लगता है, अलीपुर राजबिहारी हाजरा वाला जो मेन जो पॉश एरिया है, उसी में सारे ऑफिसेस हैं। तो इन लोगों ने आरओ ऑफिस के सामने, आरओ क्या, उसमें सारे डीईओ भी उसी में है, सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, 4 कंस्टिट्यूंसी हैं, चारों के वहीं पे हैं। कोलकाता पोर्ट, बालीगंज, भवानीपुर और रासबिहारी, ये 4 कंस्टिट्यूंसी के आरओ वहाँ पे। हम्म, इन्होंने ठीक उसके सामने वहाँ लाउड स्पीकर लगा के और हल्ला शुरू किया। और जब अधिकारी गए, इलेक्शन ऑफिसर्स वगैरह, और पुलिस को कहा, तो पुलिस ने कहा आपके पास सिक्योरिटी है, आप करवा लो। हम्म, और वो जो डीसी था, डीसी साउथ 2, वो भाई डीसी साउथ 2 जो है वो इंस्पेक्टर लेवल से राइज होके डीसी बना है। डीसी का मतलब हुआ एसपी। हम्म, तो वो थाने में था, थाना इंचार्ज बना, थाना इंचार्ज बन के उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ, और फिर डिप्टी एसपी बना साहब, फिर वो एसपी बन गया। देखिए आप, इस तरह से चलता है वहाँ का मामला। वहाँ की हाँ पुलिस जो सर। है वो आईपीएस अफसरों के काबू में नहीं है। हाँ सर, वहां तो पुलिस पुलिस अधिकारियों को तो ममता बनर्जी बढ़िया मैनेज करती हैं, और इन सबको तो बाद में फिर टीएमसी में भी तो शामिल कर लेती है रिटायरमेंट के बाद। सारे तो टीएमसी में शामिल हो जाते हैं ये बाद में। कोई विधायक बन गया, वो हुमायूं कभी भी तो आईपीएस था। ये सारे के सारे टीएमसी में आ जाते हैं बाद में। उठा पटक करो, हल्ला गुल्ला मचाओ, और जो है आ जाओ टीएमसी में। तो सब लोग इसलिए मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो सही बात है इस बार के, अगर सेंटर फोर्सेस इतनी ना भेजी जाएं तो चुनाव नॉर्मल होने ही नहीं देंगे। नहीं, दो दो चीजें हैं जो इन्होंने दिया है ना कि साहब के आप कि नो फियर। हम्म, पहले जो इन्होंने नीचे भेजा है कि नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट। हाँ, ठीक है। हम्म, नो छापा, बूथ जो छापे जाते हैं, नो हाँ, छापा। ठप्पाबाजी, ठप्पेबाजी हाँ, जिसे कहते हैं। हाँ, हाँ। सो नो छापा, नो बूथ जैमिंग। हम्म, जहाँ इनके ये टेक्निक यहीं पे परफेक्ट की गई थी, लेफ्ट फ्रंट ने की थी, कि जहाँ उनको लगता था कि हमारे यहाँ पर वोटर ज्यादा नहीं है, दूसरे पक्ष के ज्यादा है, हाँ, वो पहले तो भर देते थे वहां सब। पे वो पहले अपने कार्यकर्ता सवेरे सवेरे लगवा देते थे, और वो इतना स्लो चलते थे कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता था, तो वो थक हार के बहुत सारे लोग भाग जाते। ये बूथ हम्म, जैमिंग टेक्निक। और नो सोर्स जैमिंग, ये नई चीज है। सोर्स जैमिंग इन्होंने ढूंढ के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये निकाला कि सोर्स जैमिंग यानी कि ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि उस बूथ के पूरे अधिकार क्षेत्र में जहां भी उनको मिलेगा, जहां भी कोई वोटर है, वो हाँ, वहां तक सुरक्षित आए। ये जिम्मेदारी हाँ, इलेक्शन कमीशन की है। हाँ, यदि कोई किसी को अपने घर पे रोक लेता है, तो उसको हम्म, सोर्स जैमिंग बोला गया है। नो हाँ, सोर्स जैमिंग। और इसके लिए इन्होंने सीएपीएफ को सारे अधिकार दे दिए। पिछली बार जो वेबकास्टिंग हुई थी, 100% पिछली बार भी कहा गया था, उसमें से 30% में जीरो रिकॉर्डिंग, और 30% में केवल 1% रिकॉर्डिंग, तो 60% बूथ पे फर्जीवाड़ा हुआ। फिर काउंटिंग लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ जम के। काउंटिंग लेवल पे इन्होंने 1-1, 2-2 घंटे बाद
या तो खरीद लिया बीजेपी के और दूसरे एजेंटों को, या उनको भगा दिया वहां से। और उसके बाद ईवीएम में आपके कुछ भी लिखा हुआ है, अल्टीमेटली तो टैबुलेशन शीट पे जो मर्जी आई उन्होंने लिखा, ईवीएम में कुछ भी। जहां जहां रिकाउंटिंग हुई है वहां सब जगह तृणमूल हारी है। तो इस बार उन्होंने इसका भी इंतजाम कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। योगेंद्र यादव का आर्टिकल पढ़ो सर, आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा उसने। देखिए मीडिया में इन लोगों की सेटिंग, रात 12-1 बजे के करीब ये लिस्ट फाइनल हुई। उसने अपने उस संपादकीय में जो ओपेड पेज पे छपा हुआ है उसका, उसमें एग्जैक्ट फिगर दी है जो फ्रंट पेज पे छपी हुई है। मतलब योगेंद्र यादव के लिए स्पेस रुका हुआ था कि वो आर्टिकल इस पे लिखेगा, और उसने कहा कि 5% जो है वोट कट गए हैं, और 5% वोट कटने का मतलब है कि टीएमसी पिछली बार 36 सीटें जो है 5% के कम मार्जिन से जो है वो जीती थी। वो 36 सीटें इस बार शायद टीएमसी हार जाएगी, ये कह रहा है योगेंद्र यादव। उसने अपने आंकड़े बता दिए पहले से ही। कल एक बांग्ला चैनल ने एक वीडियो बनाया, देखा मैंने। उसने ये दिखाया कि पिछली लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल लिया। लोकसभा चुनाव में 90 सीटें बीजेपी जीती थी, सेगमेंट जो है असेंबली सेगमेंट 90। हाँ, मतलब लीड किया था 90 सेगमेंट में। फिर उसने 70 सेगमेंट्स की लिस्ट दी कि ये वो हैं जहां पर जो वोट कटे हैं उनकी संख्या जो टीएमसी की जीत की मार्जिन है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। ये मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब नहीं, इनके होंगे। मालदा मुर्शिदाबाद में तो जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा है। मालदा मुर्शिदाबाद जो इनके हाँ, जो वहां तो स्ट्रॉन्ग भरे होल्ड है, पड़े हैं ये लोग। हाँ, तो वहां इनकी जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, जहां वोट जो कटे हैं वो मार्जिन जो उससे कम है, ऐसी 70 सीटें। लिस्ट दी उसने पूरी सवेरे, अरे मैं सर, आपको भेज दूंगा लिंक। भवानीपुर में 44,786 वोट कटे हैं, जिसमें से 10,000 अरे बाद में जुड़े। चौरंगी में, उसके बगल में चौरंगी है, चौरंगी नॉर्थ में आती है। चौरंगी में 60,000 वोट कटे। हाँ, चौरंगी जो है वहां का जो एरिया है वो पार्क सर्कस वाला, वो पूरा मुसलमानों का गढ़ है। ये टीपू सुल्तान मस्जिद वगैरह ये सब उसी इलाके में सब आते हैं। वहां 60,000 वोट कट गए। तो भवानीपुर में 44,000 वोट कट गए, कैसे लड़ेगी ममता बनर्जी? मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ममता दीदी जो है अतिशयोक्ति हो सकती है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन द मियर फैक्ट कि कुछ न्यूट्रल टाइप के लोग जो पिछली बार मुझको ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी का जीतने का कोई चांस नहीं है, और मैं मान नहीं रहा था ऊपर ऊपर देख के, वो इस बार कह रहे हैं कि ममता दीदी यहाँ 50,000 से हारेगी भवानीपुर में। भवानीपुर से। नहीं, जो अब ये समीकरण देखो देखिए ना। प्योरली एनेक्डोटल है, इसमें मैं हाँ, एक एनेक्डोट है वही बता रहा हूँ। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे है भवानीपुर का आंकड़ा मेरे सामने रखा हुआ है। यहाँ पे 2,06,000 वोट थे, जिसमें से 44,786 कटे। फिर इसके बाद 2,342 जो दूसरे वाला रिवीजन हुआ उसमें कटे। फिर इसमें से 10,000 के करीब वापस जुड़ गए, बहाल हो गए, जो ठीक ठीक निकले। फिर अभी उसमें लिखा हुआ लास्ट फिगर, ये मुझे पता नहीं कि ये कल रात वाली फिगर से अपडेट हुई कि नहीं, 14,154 जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के पास और ट्रिब्यूनल में गए मामले। और इसमें पिछली बार ये 54,000 वोट से जो बाईपोल था, बाईपोल में जीती थी, जब भवानीपुर में ऐसे तो लड़ी थी, बाईपोल में जीती थी नंदीग्राम से जब हार के आ गई थी। तो इस बार का टारगेट ममता बनर्जी ने रखा हुआ था 60,000 से जिताएंगे इसको, ममता बनर्जी को। तो अब वो तो टारगेट होता हुआ पूरा लग रहा है कि 60,000 जिता रहे हैं। 44,000 में से आप ये मान लो कि लगभग 12-13,000 के करीब तो कटी रही है इनकी, जो रियल में कटी है। अगर वापस जुड़ी है उन्हें भी देख लें। और इसमें नए वोट पता है कितने बने हैं सर? केवल 18। केवल 18, हाँ, फिगर है मेरे सामने, केवल 18 नए वोटर जुड़े हैं। तो ये तो इन्होंने
वास्तव में ये बात प्रूव होगी कि इन्होंने बड़ा माइन्यूटली जो है पोल जो मतदाता सूचियां हैं उन सब चीजों को मैनेज कर रखा था, और इतना तक कर रखा था इन्होंने कि किस क्षेत्र में किसकी वोट डलवानी है, कहाँ कहाँ डबल वोट है। फिर वो वह ये बात बिल्कुल साबित हो रही है इन आंकड़ों से कि जो 7-8 राउंड में जो मतदान हो रहा था उससे टीएमसी वालों को बड़ा फायदा था। वो वोट डाल के अगले में पहुंच जाते थे वहां वोट डालने के लिए अगले राउंड में। जो डबल वोटिंग थी और वो थी वो सब कट गई था। अभी तो आरफा खानम शेरवानी गई वहां 3 दिन रह के आई मुर्शिदाबाद वगैरह में। वो कह रही है कि मेरे सारे वीडियो यूट्यूब ने हटा दिए जितने मैंने वहां वोटर्स के बनाए। और वहां पे मैंने बंगाल में जो ब्लड बाथ देखा, ब्लड बाथ, तो उसके बेचारी के सारे वीडियो हटा दिए यूट्यूब ने। कम्युनिटी गाइडलाइन और ये सब दे दी, उस पर स्ट्राइक्स आ गई। तो ये कहानी चल रही है साहब। तो अब तो योगेंद्र यादव ने भी साहब 36 सीट्स तो दे ही दी। हाँ, मतलब उसका कहना है कि जो 5% के कम मार्जिन से पिछली बार ममता जीती थी, वे 36% तो गई। और इस निश्चित रूप से अगर देखिए आंकड़ों का तो खिलाड़ी है ये, इसने ये देख लिया होगा वो कौन कौन सी सीटें हैं और उनपे कितने कितने वोट कटे हैं। तो इसे ये लग रहा है कि 36 सीटें गई, जो पिछली बार वाली 77 थी बीजेपी की, उसमें 36 ये जोड़ दें तो 100 से पार तो आंकड़ा वैसे ही पहुंच जा रहा है 120 के आसपास। फिर रह क्या गया। लेकिन इसने 5% क्यों लिया, 10% क्यों नहीं लिया? नहीं सर, इसका ये कहना है कि जो टोटल वोट्स कटे हैं ना, वो पोलिंग का जो आंकड़ा है पिछली बार का, उससे 5% उसमें से माइनस हुआ है, ये कह रहा है। उसमें से कम 5%। नहीं, वो देखिए जो इसमें ASDD में कटे हैं ना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हाँ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट। हाँ आपको ये वैसे पता चल जाएगा क्योंकि 82.3% पोलिंग थी 2021 में। कभी सुना है आपने हाँ इतनी ऐसी पोलिंग? जो छोटे छोटे राज्यों में, मिजोरम टाइप में हो जाती है, किसी हाँ, भी सही बड़े बात। मेन स्ट्रीम राज्य में आपने 82.3 सुना है? 70% हो जाती है तो बिल्कुल वो हो जाता है, बाग 70% बाग तो हो बल्ले जाते हैं बल्ले हो एक जाती है। एकदम, हाँ। बिल्कुल बल्ले बल्ले। हम्म। तो ये यहाँ साहब 82.3%। तो जो आप पूछो लोगों से कि भाई 82.3% कैसे होती है, कि सारे एक एक वोटर का हिसाब तृणमूल वालों के पास है। जो भी एब्सेंट, डेड जितने भी हैं, सबके वोट पड़ते हैं, छोड़ते नहीं वो किसी को भी। छोड़ते नहीं किसी को। तो वो भी तो आएगा ना इस चक्कर में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि भैया कम से कम 10% वाली जो सीटें हैं वो निकाल के रखो। हाँ, और वो मैं आपको सही। बता देता हूँ कितनी थी लेस देन 10% वाली। क्योंकि कल भी किसी ने इसका कैलकुलेशन किया था ना कि साहब कि इनके वेस्टेड वोट बहुत ज़्यादा है। वेस्टेड वोट का मतलब 10% से ज़्यादा जितने भी वोट आए हैं जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो 10% से ज़्यादा कितने हैं। तो इसमें मैंने भी लगाया कि कितनी सीटें 10% मार्जिन से ज़्यादा जीती है। अरे 10,000 वोट नहीं पूछ रहा हूँ भाई, 10% पूछ रहा हूँ। आजकल EI भी जो है वो फेलियर है। आप उसमें जेमिनाई में टाइप करो सर, वो बताएगा सही आप। मैं ग्रॉक में कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ग्रोक नहीं, ग्रोक तो बकवास है इस बारे में। जेमिनाई, जेमिनाई में कीजिए सर। तो अब आप जा रहे हैं कोलकाता, तो कोलकाता में आपका क्या एजेंडा है? नहीं सर, हमारा एजेंडा ये है हम गोपनीय रूप से जाएंगे वहां पे। इनका तो इलाका है, ये साले गुंडे लोग हैं, इनका क्या पता। तो जाएंगे। अभी तो तय नहीं किया। दरअसल हमारा प्लान ये है कि 23 में हो जाएगा इनका फर्स्ट राउंड। 23 के बाद जाएंगे सर, क्योंकि 29 में कोलकाता और उसके आसपास में है। हम्म। तब का प्लान बना है सर, देखते हैं कैसे होता है।
हम्म। तो वहां जाइएगा तो फिर आप दो बता तीन जो दीजिए किसी से असेंबली मिलना हो तो सीट्स, वहाँ कोई खास आपका सूत्र वहाँ पे हो तो हमारे फोन पे बता राजस्थान के बहुत दीजिएगा। सारे लोग गए हुए हैं वहां पे। जी 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 जी, आप मुझे उनके वो नंबर दे देना, हम उनसे मिल लेंगे, देखते हैं कैसे बात बनती है। और एक तो जो सीट मुझे लग रही है जो आनी चाहिए वो है जोरासांको। ये कौन सी अब सीट है? ये जो बड़ा बाजार है, वो बड़ा बाजार वाली सीट है, उसका नाम है जोरासांको। ये सिटी कलकत्ता की है, 11 सीटों में से ही है वहाँ की। हाँ, नॉर्थ अच्छा। जोरासांको। भवानीपुर तो आप जाएंगे ही खैर वो साउथ में हाँ, है। वो तो उधर जाएंगे हम तो, कोलकाता पोर्ट और वो तो आसपास की सीटें हैं दोनों। पोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो एक तरफा सीट है टीएमसी की। हाँ वहाँ 60% मुसलमान है। हाँ, वो तो, लेकिन वहाँ इस बार इन्होंने वो उस कैंडिडेट को लाए निकाल के जेल से, भाजपा वाले। एक राकेश राकेश सिंह को, फिर भी हाँ, लेकिन सिक्सटी वो परसेंट पहले मुस्लिम पुराना वोट हो कांग्रेसी गया। है, वो कांग्रेस में अच्छा खासा चुनाव उसने लड़ा हुआ, पहले मैंने देखा उसका रिकॉर्ड अच्छा खासा है और उनका। जैसे वो और बैरकपुर वहां वाला पे अर्जुन सिंह है ना। सर मुस्लिम कैंडिडेट 4 हैं वहाँ। बात यह है, हाँ। इस बार 4 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ। लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसकी 4 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे सीपीएम वालों का भी कैंडिडेट मुसलमान है, कांग्रेस वालों का भी मुसलमान है। ये है वहाँ की समीकरण। हम्म। तो वोट भी तो बढ़ता है उसमें। हाँ, वो तो खैर बढ़ सकता है, तो वो हिंदू वोट एक तरफ पड़ेगा वहाँ पे राकेश सिंह की हाँ वजह से। भाई वो है। देखिए, मैं तो कोलकाता पोर्ट का क्या बोलते हैं, वोटर तो तब नहीं था, क्योंकि तब तो 21 साल की पाबंदी थी। लेकिन अच्छा, हमारा तब तो कॉलेज आप जो था, पढ़ते थे वहाँ पे। हमारा कॉलेज कोलकाता पोर्ट एरिया में ही था। अच्छा तारातल्ला जो है जगह है, वो कोलकाता पोर्ट में ही पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा। बाकी है अलीपुर, भवानीपुर, ये भवानीपुर में पड़ती है। सबसे पॉश एरियाज हैं ये, अलीपुर भवानीपुर। पॉश एरियाज में दिक्कत ये है कि इसमें गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषी, इनकी संख्या लगभग 50% है। हम्म। और इनको सबसे पहले नाराज कर दिया मोहिवा मित्रा ने ये बोल के कि साहब गुजरातियों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर उनका जो काउंसलर लगाया उन्होंने, उसने माफी आफी मांगी और कहा नहीं 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 साहब, गुजरातियों ने बहुत कुछ किया, वहाँ कोई 15-20% गुजराती हैं। इन इन लोगों को पता नहीं है ना सर। आप ये देखो ना कि देखिए, बड़ा नेता बड़ा ही होता है। ममता बनर्जी बोलती है या कोई अमित शाह बोलते हैं, ये लोग सोच समझ के बोलते हैं कि इसके क्या क्या मायने, वो एक एक चीज को बारीक से जानते हैं। इन्हें आइडिया नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये पहले कंपनियों में सीईओ और वैसी जॉब करने वाले लोग थे, छोड़ के आगे। इन्हें क्या पता कि वहां आपके एक बयान देने से वहां के गुजराती नाराज हो जाएंगे। आपके कलकत्ता में भी इतने गुजराती रहते हैं। गुजराती कहाँ नहीं रहते सर। गुवाहाटी में गुजराती, मारवाड़ी और बंबई में भरे पड़े हैं। कहानी है किससे किससे, एक कहानी है। बिजनेस पर करने वाली कौम है ये तो सर। 70-70 साल पहले चले गए, जहाँ गुवाहाटी में हमने मिले हमें जो लोग, तो 70-70 साल से वहां रह रहे हैं। उस समय जबकि वहां आने जाने के रास्ते भी नहीं थे। आजकल तो फ्लाइट में आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग उड़ के कहीं से भी। उस समय जब रास्ते नहीं थे तब लोग वहां जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तो मेहनती लोग हैं, बिजनेस करना जानते हैं, काम धंधा करना जानते हैं, डिवोटेड लोग हैं। हर जाके हर जगह जहां भी जाते हैं अपनी पहचान बनाते हैं। इसमें क्या उसकी बात है। अभी तो बेवकूफ लोग इस तरह के जो बयान देते रहते हैं। गुजराती गुजराती मतलब थोड़ा ही है कि हर हर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आपको एलर्जी है, हर गुजराती आपके लिए उसी तरीके से आप उसको गाली दोगे या कुछ भी कहोगे। ये तो गलत बात धमकियां वमकियां चल नहीं रही हैं कि पुलिस जो है वो इस समय बताते हैं कि एक टांग पे खड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि उसने पुलिस के मन में कानून का भय व्याप्त कर दिया है। है। क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है पुलिस का, वो ये है कि भाई नीचे का सिस्टम सारा पुलिसिंग चलाता है, यानी कि जो थाने का इंचार्ज है और उसके नीचे के लोग, और वो डायरेक्ट एसोसिएशन उनका तृणमूल काडर के साथ में है। उनका ट्रांसफर एसपी एसपी नहीं कर सकता, सारा वो ही मैनेज करते हैं। ममता अरे सर, बनर्जी होम मिनिस्टर है। वो कलकत्ता का सीपी नहीं है जिसको हटाया था। उसकी उसे चुनाव चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया तमिलनाडु में।
और वो जा नहीं रहा है, चिट्ठी लिख रहा है कि मेरी साहब तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है। और अगर उसे कलकत्ता, उसे अगर ना भेजते ना या ना हटाते तो वो सर वहीं चुनाव करा रहा था कलकत्ता में। अब वहां जाने के लिए कह रहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे साहब उससे छुट्टी दे दो। मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ किसी आईपीएस को जो है वहां पर्यवेक्षक बना दिया उस तरीके से 4-5 जिलों का। ये तो रेयर नहीं, वो रेयर तो मामला है। नहीं, आईपीएस तो लगाते ही हैं, पुलिस तो पर्यवेक्षक लगाते। बनाया उसे, हाँ, 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 पुलिस लगाते हैं। पर्यवेक्षक। वो तो आज से नहीं, करीब जब मैं जाया करता था तभी ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। सर डीजी पुलिस डीजी पुलिस लेवल का पर्यवेक्षक अधिकारी है लगाने वो, के पूरे डीजी लेवल पुलिस। का अधिकारी है सर। हाँ, डीजी लेवल का तो नहीं, एडिशनल डीजी लेवल का है। तो पुलिस पर्यवेक्षक जो है वो जैसे जनरल ऑब्जर्वर तो हर कंस्टिट्यूंसी में लगा देते हैं। पुलिस पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक जो है वो एक जिले में एक इस टाइप का लगाते हैं। उनका काम होता है पुलिस का जो एक तो बंदोबस्त मतलब उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ करे। कहीं से भी अगर बातचीत करके और पुलिस के मूवमेंट में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मैनेज करे, और उनके डिप्लॉयमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखे। जनरली ये काम होता है। तो बॉस तो जनरल ऑब्जर्वर ही होता है सभी जगह, लेकिन ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। ये इनका मामला होता है। तो अब और ये बताइए सर, आप फाइनली, तमिलनाडु और अरे सर केरला की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तमिलनाडु केरला की बात, दरअसल क्या है, तमिलनाडु में तो लोगों को कहानी समझ में नहीं आ रही। एक तो विजय वाली कहानी नहीं समझ में आ रही। मैंने तो एक पोस्ट भी डाल दी थी, आपने देखी कि नहीं वो, कि ब्राह्मणों को जो है टिकट केवल टीवी के देखा ने था। दिए और किसी ने नहीं दिए। तो वहां की तो नहीं, पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलती है। और केरल में तो सर ये है कि इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल बीजेपी वालों का टारगेट ये है कि यूडीएफ नहीं आनी चाहिए, एलडीएफ बोला जाए। तो कुछ इस तरह का इनका काम चल रहा है वहां पे। दरअसल अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं होनी चाहिए कहीं भी, चाहे कोई और उसकी जगह कोई भी चलता है, कांग्रेस नहीं खड़ी होनी चाहिए कहीं भी। तो ये उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं वहां तो। अब तमिलनाडु का तो देखते हैं साहब क्या जनता के मन में क्या है, एडीएमके के बारे में क्या लोग सोच रहे हैं। ओपिनियन पोल्स तो एडीएमके को आगे दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ उसे दिखा रहे हैं, कुछ डीएमके को भी दिखा रहे हैं, दोनों को ही दिखा रहे हैं। 90% तो एडीएमके को ही दिखा रहे हैं। और ये एक ओपिनियन पोल तो इसे लेके बंगाल को लेके भी आए हैं, उसमें भी भला 10-20 सीटों का ही ऊपर नीचे दिखाया। ज्यादातर लोगों ने डर रहे हैं, पता नहीं क्या बंगाल कर में रहे जो हैं। ओपिनियन पोल्स आए हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो तो सब टीएमसी हम्म, को आगे दिखा रहे हाँ, 140 हैं। 150 के आसपास सीटें दे रहे हैं। हालांकि वो जो आपके मैट्रीज वाले जो वो मनोज जी हैं उनको मैं देख रहा था, वो श्योर नहीं है, और वोट वाइब वाले अमिताभ तिवारी भी वो श्योर नहीं है। ये जो लिस्ट निकली है 27-28 लाख की, उसके बाद से वो थोड़े वो कर रहे हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट है, उसको असेस करना है उनको। अब वो कर भी नहीं सकते, हम्म, तो अब लागू हो गया ओपिनियन बैन। पोल, हाँ ओपिनियन पोल अब लागू हो गए, वो भी नहीं कर सकते अब तो। ओपिनियन ये पोल नामांकन की तारीख तक हो सकता है, कब तक, कितने दिन पहले तक हो सकता है, क्या है इसका? पहले फेज में किसी भी चुनाव में 4-5 का भी हो रहा हो, उसका जो पहला फेज होगा, उस पहले फेज में जिस समय पर प्रचार बंद होता है उस समय उसी पर के साथ ओपिनियन ओपिनियन बंद। पोल बंद हो जाएंगे। हम्म, तो अभी बंगाल के तो ओपिनियन पोल आ सकते हैं। नहीं, 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 पूरे साइकिल में ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, 5 के 5 स्टेट में। हाँ, सभी जगह। अच्छा। क्योंकि बंगाल में तो प्रचार बंद होगा 21 तारीख को। अब देखिए क्या कि पहले तो ये यूट्यूब वगैरह पर ध्यान नहीं देते थे। हम्म, हम लोग तो नहीं लगातार नहीं, ये ओपिनियन तो पोल करते रहते थे, लेकिन अब यूट्यूब पे यूट्यूबर्स तो पर भी ध्यान ध्यान है। देने लगे। हाँ सर, यूट्यूब पर ध्यान इसलिए देने लगे, लोग यूट्यूबर्स पे ज्यादा बिलीव करने लगे सर। और यहाँ तो दिल्ली भाई में बड़ा हल्ला मैंने मचा हुआ है कि कई लोगों के चैनल बंद हो गए सर। मैंने ये मॉलिटिक्स मॉलिटिक्स नेशनल तो 10 दुनिया नेशनल 10 तक क्या था वो, जिसमें बहुजन समाज वाले वो टाइप के चलाते थे,
10-10 मिलियन वाले सब चैनल बंद हो गए सर। मैंने 2021 का जो चुनाव था बंगाल का, हर फेज के बाद ओपिनियन पोल, हर फेज के बाद एग्जिट पोल दिया। अच्छा, आज नहीं दे सकते। वो तो कोविड का समय था। इसी तरह से आपका 2000 आपके 22 वाला जो यूपी का चुनाव था, हर फेज के बाद एग्जिट पोल दिया और करेक्ट आया। बंगाल वाला तो गलत हो गया। नहीं लेकिन सर, आज नहीं इस कर बार मत सकते, करना। गड़बड़ है। और आप अभिषेक तिवारी से भी कह देना, अभिषेक तिवारी को सारी जो चीजें बता देना। पता लगा दिक्कत में हो गया, फिर हम लोग भागे फिरेंगे अभिषेक तिवारी को बचाने के लिए कि भाई अब मत करना नहीं ओपिनियन पोल। हम ओपिनियन पोल नहीं देते, हम जो है विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं, हाँ सही बात है। थंबनेल में लिख मत देना ओपिनियन पोल। ना विश्लेषण। हाँ, विश्लेषण विश्लेषण करते बिल्कुल। मिजाज जो है क्या है मतदाता का, हैं। वो भांपते हैं। जी। बिल्कुल यही है मामला। तो ठीक है साहब, आपको बहुत बहुत जी, धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।